हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। मैं डॉक्टर देव सिंह आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रिस्पिरेशन टॉपिक है। ह्यूमन बींग्स में रिस्पिरेशन किस प्रकार होता है, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं उनको भी समझेंगे जो परीक्षाओं में बहुत पूछी जा रही हैं। मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं और उन रासायनिक क्रियाओं में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन की जरूरत के एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचेगी तभी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि उन रिएक्शंस के लिए ऑक्सीजन की अकरेंस बहुत ही आवश्यक होती है। तो प्रोसेस क्या है रिस्पिरेशन का? दो गैसें इन्वॉल्व होती हैं इसमें, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके बाद ह्यूमन ब्लड और साथ में एल्वियोली जो कि लंग्स होते हैं, जिसे हम प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। ह्यूमन बींग्स में मुख्य श्वसन अंग जो है वो लंग्स होते हैं। एक जोड़ी होते हैं। राइट लंग लेफ्ट लंग से थोड़ा सा बड़ा होता है। लेफ्ट लंग में दो सैक होते हैं जबकि राइट लंग में तीन सैक होते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा बड़ा और भारी होता है। ये एक बहुत ही रोचक जानकारी है। मनुष्य एक एडल्ट सामान्य रूप से 12 से 16 बार श्वसन करता है एक मिनट में। ये मनुष्य की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है। कभी आप दौड़ते हो, खांसते हो, छींकते हो तो ये प्रभावित हो सकती है। जरूरी नहीं कि 12 से 16 बार ही आप सांस लें, ज्यादा या कम भी हो सकता है। सोने के दौरान रिस्पिरेटरी रेट कम हो जाती है, जबकि जब आप कार्य करते हो, कुछ बहुत मेहनत वाला काम करते हो तो रिस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। इसके पीछे कारण यह है कि जब आप दौड़ते हो तो शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की आवश्यकता को ब्रेन सिग्नल देता है। जो केमिकल रिसेप्टर्स हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि मुझे और ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करना है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो काम कर रहा है। इसीलिए ऑक्सीजन रेट बढ़ जाती है। आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हो। नाक से सांस लेना चालू करते हो, नाक से पूरी नहीं होती है तो फिर मुंह से लेना चालू कर देते हो। तो आइए इनको सबको हम क्रमबद्ध तरीके से आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं और इस प्रकार पढ़िएगा कि कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। What is respiration? Respiration, that means inhale oxygen and exhale the carbon dioxide. This process is known as respiration. Respiration दो तरह का होता है। ये जो भी कुछ मैं बोल रहा हूं ये सब आपको नोट करना है। चाहे आप रिमाइंड करके वीडियो बार बार देखिएगा, लेकिन नोट जरूर कर लीजिएगा। आपको लगता है शायद कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रिस्पिरेशन दो प्रकार का होता है। एक इंटरनल रिस्पिरेशन होता है और एक एक्सटर्नल रिस्पिरेशन होता है। इनको अभी हम डिटेल में समझने वाले हैं। ऐसे ही दो शब्द हैं, एक श्वसन है और एक हमारा रिस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं। ये दो अलग अलग वर्ड हैं। रिस्पिरेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों को हम लोग अलग अलग समझने वाले हैं। तो आज ज्यादा देर नहीं करते हुए आइए स्लाइड को हम लोग आरंभ करते हैं और एक एक प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, मानव शरीर की श्वसन प्रणाली को समझने के लिए ये दो डायग्राम्स आप पहले समझ लीजिएगा। यहीं से सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हो, ये ह्यूमन बींग्स का एक इंटरनल श्वसन तंत्र का डायग्राम है, जिसमें कि ये नेसल कैविटी यहां पे आप देख रहे हो। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहां को आप समझ गए तो फिर सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये नासा छिद्र है यहाँ पे, यहां से आप सांस लेते हैं। ये मुख गुहा है जिसे हम बकल कैविटी भी कहते हैं। ये नेसल कैविटी है और ये बकल कैविटी है। नेसल कैविटी हमारी नॉस्ट्रल से जुड़ी होती है, जबकि बकल कैविटी हमारे माउथ से जुड़ी होती है। ठीक है, ये बकल कैविटी यहां पे और यहां पे है ये नेसल कैविटी। यहां पे ये बकल कैविटी और इधर आप जो ये देख रहे हो ये नेसल कैविटी। तो नॉस्ट्रल से जुड़ी होती है और यहां से मुख गुहा। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ और भी गैसें होती हैं। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होती। आपको तो पता ही है कि जो वायुमंडल में हवा है इसमें 20% अप्रोक्सीमेट ऑक्सीजन है, बाकी अदर गैसेस भी होती हैं जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, लगभग 78% के आसपास है। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि हमारी बॉडी में पूरी हवा जाती है जिसमें कि अदर गैसेस भी होती हैं।
लेकिन जो बॉडी श्वसन तंत्र यूटिलाइज करता है वो ऑक्सीजन को केवल करता है, बाकी गैसेस को वो एज इट इज बाहर रिलीज कर देता है। तो ऑक्सीजन अंदर गई नॉस्ट्रल से, फिर नॉस्ट्रल से अंदर जाने के बाद ये हमारा नॉस्ट्रल कैविटी, या हम इसे, जैसे ये बकल कैविटी है, नॉस्ट्रल कैविटी, जैसे यहां नासा द्वार है, नासा द्वार को ही हम लोग नॉस्ट्रल भी कहते हैं। फिर ये यहां पर जो पोर्शन आता है, आप देखिए ये ग्रसनी, जिसे हम लोग इंग्लिश में फेरिक्स भी कहते हैं, यहां पर भी आप देखते रहिएगा, इंग्लिश में हम लोग जिसे फेरिक्स कहते हैं। यहां पे आप देखिए ये नोज है, यहां पे नॉस्ट्रल, यहां पे नेसल कैविटी, दिस वन, और नेसल कैविटी से फिर हवा नीचे आती है, फेरिक्स में आती है यहां पे, तो जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर दो नलिकाएं होती हैं, फेरिक्स से नीचे दो नलिकाएं होती हैं, एक जो फूड पाइप होती है और एक विंड पाइप होती है। एक इसके बिल्कुल पैरेलल होती है जो फूड पाइप यानी खाना जाने के लिए, और एक हवा जाने के लिए विंड पाइप होती है, दोनों अलग अलग होती हैं। और दोनों के ऊपर एक कार्टिलेज का एक कवर लगा होता है, ऐसे यहां पे एक कवर लगा होता है जो खुलता बंद होता रहता है, खुलता बंद होता रहता है। यानी अगर हम कहें श्वास नली नली में खाना जाने से रोकने के लिए एक एक अंग है जिसे हम इपिग्लॉटिस कहते हैं, ये इपिग्लॉटिस उसको बंद करता है, खोलता बंद करता है, जिससे कि हमारी श्वास नली में खाना ना जाए। कभी कभी आप देखा होगा खाने के दौरान बातचीत नहीं करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, उसके पीछे रीजन यही है कि जब आप बातचीत कर रहे होगे तो उस गेट को बार बार ओपन होना होगा, इपिग्लॉटिस ओपन होगा बंद होगा, ओपन होगा बंद होगा। कभी कभी खाने का एक छोटा सा माइन्यूट टुकड़ा भी श्वास नली में चला जाता है तो हमें बहुत तेज से खांसी आती है, और बहुत ज्यादा खांसी आने लगती है कभी कभी। तो पानी भी पीते हो आप जो है, लेकिन उससे पानी पीने से कोई मतलब नहीं होता उसका। तो ये यहां पर प्रॉब्लम होती है कि इपिग्लॉटिस के खुलने बंद होने की वजह से आपका थोड़ा बहुत पार्ट जो है वहां पे आ गया, जिसकी वजह से वो खांसी आती है, वो जितना जल्दी हो सके वो उसको बाहर निकाल दे। यहां पे देखिए दोस्तों ये लैरिक्स है, आगे बढ़ते हैं फर्दर, दिस पोर्शन, इसको स्वर यंत्र भी कहा जाता है, साउंड बॉक्स या साउंड ऑर्गन भी कहा जाता है, यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद दोस्तों ये लैरिक्स, इसके बाद जो ये आप देख रहे हो यहां से दिस वन, ये ट्रेकिया का पोर्शन होता है, आप इस पे भी देख लीजिए, फोल्डेड ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं ऐसे, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर जिसे हम लोग ट्रैकिया या श्वास नली बोलते हैं या विंड पाइप कहते हैं। इसमें फोल्ड पड़े होते हैं, कार्टिलेज फोल्ड होते हैं, रिंग पड़े होते हैं। ये रिंग करते क्या है एक्चुअल में, इस नली को फोल्ड होने से बचाते हैं, कि पता चला जब सांस कभी रुकी थोड़ी देर के लिए तो ये फोल्ड ना हो जाए, कहीं चिपक न जाए आपस में, तो फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए इसमें फोल्ड पड़े होते हैं कि ये प्रॉपर सेफ रहे। ट्रैकिया फर्दर आगे जाकर टू पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाती है, इस टाइप से ट्रैकिया ऐसे करके ट्रैकिया आ रही थी ये, और ये आगे फर्दर टू पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाती है, एक जाता है राइट लंग को, एक जाता है लेफ्ट लंग को, दोनों लंग्स में अलग अलग जो है वो पार्ट यहां से बाइफरकेट हो जाता है। फर्दर ये आप जब यहां पे और इसमें दोनों में चित्रों में समझ ली, मैंने दो डायग्राम इसलिए बनाए हैं, इसको मैंने इसलिए लगा दिया है कि आपको क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। मैं कोशिश करूंगा कि इसी डायग्राम से आपका सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो जाए। तो यहां पर आप देख सकते हो दिस इज द पोर्शन ऑफ ट्रैकिया, और इस ट्रैकिया में फोल्ड भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे ऐसे, ये आगे से बाइफरकेट हो गई है लाइक दिस, और ये आगे चलकर ये देखिए यहां पे ये जो दो पार्ट हैं इनको हम लोग ब्रोंकस बोलते हैं या ब्रोंकाई कहते हैं, ब्रोंकस बोलिए या ब्रोंकाई कहिए, जो ये दो पार्ट बने, ये दोनों पार्ट जो है ब्रोंकस या ब्रोंकियाई कहलाते हैं। ये फर्दर आगे जाकर फिर से बाइफरकेट होते हैं ऐसे, ये फिर से बाइफरकेट हो जाते हैं लाइक दिस, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे बाइफरकेट होकर, और इसमें ये डॉट डॉट मैं जो दिखा रहा हूं ये आपको ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे पाउच नहीं होता दोस्तों, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और ये सारा चीज लंग्स के अंदर ही हो रहा होता है लाइक दिस।
लंग्स के अंदर ही हो रहा होता है। तो ये जो आप पाउच देख रहे हो और ये तो यहां पे ब्रोंकियस आपने देखा ये दो, इसके बाद ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, दीज आर द एल्वियोली। एल्वियोली, इसको एल्वियोली कहते हैं। जो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये पाउच की तरह हो जाता है, फूल जाता है बलून की तरह, गुब्बारे की तरह। जब हवा इसमें भरती है तो फूल जाता है और यही एल्वियोली कहलाता है। इसके बाद ये जो ब्रोंक्यूल्स आप देख रहे हो, ये जो छोटे छोटे अदर पार्टीशन हुए हैं ना, ये वाले, इनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। दिस वन, ब्रोंक्यूल्स। जो भी कुछ मैं बोल रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको सबको नोट कर लीजिएगा, डायग्राम्स बना लीजिएगा, एक बार में ना बने तो वीडियो को पॉज कर करके बना लीजिएगा। जितना भी मैं बोलूं सब इंपॉर्टेंट है। आप पूरा लेक्चर अच्छे से देख लीजिएगा। इसके पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड फिजियोलॉजिकल जितने भी सिस्टम है वो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो चुका है, पढ़ा चुका हूं, जो एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा, प्लस इसके ऑफिशियल पेज पे भी डाल दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये आप समझ रहे होंगे यहां पे। इसके बाद ये वाला पोर्शन आप देखिए, इसको डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम, दिस इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इसका मेजर फंक्शन होता है। ये मेजर फंक्शन इसलिए करती है कि जब हम इनहेल करते हैं यानी इंस्पिरेशन करते हैं, तो ये क्या होता है, आपने सांस अंदर ली, भर गया बिल्कुल पूरा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर हम लोग रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही मेन फंक्शन करता है डायफ्राम। आप ये बात ध्यान रखिएगा, यही हमारे लंग्स में हवा अंदर लाने के लिए और बाहर ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये प्रोसेस आप समझ रहे होंगे। एक बार फिर से बता देता हूं कि हमारे नेसल कैविटी, ये चित्र में, इसमें अगर कोई डाउट हो तो अब हिंदी में भी देख लीजिएगा चीजें। ये मुख गुहा, ये ग्रसनी, ये कंठ है यहाँ पे, जिसको हम लोग वहां पे लैरिक्स बोल रहे थे। श्वास नली ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया में उपास्थि वलय होते हैं, इनको कार्टिलेज रिंग बोलते हैं। ये फर्दर आगे जाके दो पार्ट में देखिए डिवाइड हो गई। ये जो रिब्स देखते हैं ये आपको, दीज आर द रिब्स। ये रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं, और ये इसको प्रोटेक्ट करती हैं, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, बिकॉज सॉफ्ट टिश्यू होता है ना ये, तो उसको प्रोटेक्ट करती हैं ये पसलियां सारी। नीचे डायफ्राम आप देख रहे हो। तो इस तरह से अब हाँ, यहां पे देख लीजिए, जो मैंने अभी आपको एल्वियोली बताया था, तो ये देखिए एल्वियोली लाइक दिस, इस टाइप से ये है एल्वियोली। ये नेक्स्ट, ये अगला एल्वियोली, और ये फर्दर आगे इससे जुड़ जाते हैं। तो इन्हीं एल्वियोली में हवा भर जाती है जब हम लोग सांस लेते हैं। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि होता क्या है, आप अगर चित्र की मदद से समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट आपको होने वाला है, लेकिन ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब देखिए पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मैं इसको अच्छे से समझा देता हूं आपको। तो अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, डायग्राम्स भी जरूर बना लीजिएगा दोस्तों। देखिए, अगर हम सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, लाइक दिस, कोशिश करूंगा कि इससे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए, कुछ भी छूटे ना, आपका कोई डाउट ना हो। यहां से यहां पे नेसल कैविटी, नासा छिद्र द्वार होते हैं, और ये नेसल कैविटी लाइक दिस। उसके बाद यहां पे फोल्ड पड़ने लगते हैं ट्रैकिया की, लाइक दिस। यहां से बाइफरकेट हो जाती है ट्रैकिया से, और यहां पे लंग्स लाइक दिस। अब जो दोस्तों ये लंग्स है हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लंग्स, इसमें ये आपको एक चीज समझनी होगी, दीज आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब मैं एक आपको बनाकर यहां प्रॉपर दिखा देता हूं, डिफरेंट कलर ले लेता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये फर्दर क्या होता है, यहां से बाइफरकेट होने लगता है ऐसे, लाइक दिस, लाइक दिस,
लाइक दिस। ये आगे और बाइफरकेट हो जाता है, इधर भी बाइफरकेशन हो जाता है, और इस पे ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इस टाइप का। इन्हीं को हम लोग पाउच लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोली बोलते हैं। दीज आर द एल्वियोली। तो यहां पर ये बकल कैविटी को मैंने नहीं दिखाया यहां पे। अगर हम यहां पे हम देखें दोस्तों, तो ये जो है ये हमारा दिस इज द नेसल कैविटी, दिस इज द ट्रैकिया, ट्रैकिया, या हम लोग इसको बोल देते हैं इसको, या तो हम ये कह सकते हैं ये फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर, इसमें कार्टिलेज होती हैं, उपास्थि हिंदी में कहते हैं दोस्तों इसको, लाइक दिस। तो ये जो फोल्ड होते हैं ये इनकम्प्लीट रिंग होते हैं, और ये रिंग आपस में इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, जिससे चिपके ना और हम सांस प्रॉपर ले पाए। तो दोस्तों इस प्रोसेस में आप समझिएगा चीजों को। ये लंग्स हैं हमारे, ठीक है, एक राइट और एक लेफ्ट। यहां से एयर सांस लिया आपने, और इसमें हम मेजर पोर्शन ऑक्सीजन का देखते हैं, और ये ऑक्सीजन यहां से अंदर इस ट्रैकिया वाले पाथवे पे जाएगी, ठीक है। फूड पाइप अलग होती है और ये विंड पाइप अलग है। ये विंड पाइप से जाके यहाँ पे भर जाती है। यहाँ पे डायफ्राम होता है, डायफ्राम मसल्स होती है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है लंग्स को, उसमें हेल्प करती है। तो यहाँ पे भर जाएगी, और ये बिल्कुल आप जब सांस लेते हैं, इमेजिन करिए कि जब आप सांस लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूं अपनी ब्रीदिंग को आप रोक लीजिए थोड़ी देर के लिए, सांस को, तो आप रोक लेंगे, लेकिन कितनी देर तक? 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, बहुत नहीं कर पाएंगे आप। इसके बाद आपको अंदर से बहुत ज्यादा सांस लेने की इच्छा, अर्ज होने लगेगी, उलझन सी होने लगेगी कि मुझे बस सांस लेना है वरना मेरी जान चली जाएगी। और ये मैसेज ब्रेन से आता है, ब्रेन से आता है मैसेज ये, आप सांस लीजिए। केमिकल कुछ उपस्थित होते हैं, केमिकल रिएक्शंस रहती हैं जिनकी वजह से रिसेप्टर्स होते हैं ब्लड में, और वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि सांस लेना है। तो आप सांस लेंगे। सांस हम क्यों लेते हैं? उसके पीछे कारण यही है कि एनर्जी को प्रोड्यूस करना होता है। जैसे ही CO2 लेवल, माफ करना, CO2 लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है, तो हमें सांस लेने की बहुत ज्यादा अर्ज होने लगती है, या बहुत ज्यादा हमें दबाव महसूस होने लगता है कि मुझे सांस लेना है, क्योंकि CO2 को रिलीज करना है। तो ये प्रोसेस जो है, मैं प्रोसेस आपको समझा रहा था, तो आप उसको भी समझ लीजिए। इसमें दो चीजें आपको समझना है। एक आपको समझना है दोस्तों इनहेल, और एक समझना है आपको एक्सहेल। इनहेल और एक्सहेल ये दो चीजें होती हैं, यानी इनहेल और एक्सहेल में मेजर डिफरेंस जो है वो आप समझ लीजिए। इन मतलब अंदर, और एक्स मतलब बाहर। अंदर सांस लेना और बाहर छोड़ना, बस ये प्रोसेस। एक तो ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं सांस लेने की प्रक्रिया होती है। और दूसरा जो होता है हमारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि श्वसन या रिस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो आइए आगे बढ़ के समझते हैं चीजों को। तो जैसे सांस यहाँ पे आई, तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड कैपिलरीज का पूरा जाल होता है ऐसे। ब्लड कैपिलरीज दैट मीन्स रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाओं का एक लंग्स के ऊपर या एल्वियोली के ऊपर एक जाल सा फैला रहता है। तो जाल सा फैला रहता है। मैं इसको जूम करके अगर दिखाने का प्रयास करूं, तो चलिए आइए देख लेते हैं। यहां पे जैसे सपोज दैट दिस इज एल्वियोली, इसको मैंने बड़ा सा बना दिया है, और इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज रहती है, ठीक है दोस्तों। तो ब्लड कैपिलरीज रहती है। अब बॉडी में समझना, बहुत अच्छे से समझ लेना इसको। बॉडी में विभिन्न प्रकार की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसमें या एनर्जी प्रोड्यूस करने में जो रिलीज होता है वो CO2 रिलीज होता है। हम लोग ग्लूकोज लेते हैं,
क्योंकि ग्लूकोज एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तभी ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्मेट में एनर्जी स्टोर होती है, तो ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो एटीपी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, और एटीपी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में सेव हो जाती है। हमारी एक्टिविटीज के लिए, हमारे काम करने के लिए जरूरत होती है, तो हम लोग इसको ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन ये और दोस्तों इसमें रिलीज क्या होता है, CO2 भी रिलीज होती है। ये भी ध्यान दीजिएगा, एटीपी तो प्रोड्यूस होती है लेकिन रिलीज क्या होती है, CO2। तो जब CO2 रिलीज होगी तो वो CO2 कहां जाएगी, ब्लड में फ्लो होती रहेगी। अब ब्लड में CO2 यहां पर फ्लो हो रही है, CO2 फ्लो हो रही है। हमें क्या करना है दोस्तों, दरअसल जब एल्वियोली में अगर देखें तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, ऑक्सीजन होगी, क्योंकि हमने सांस लिया है तो इस एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन भरी होगी, लेकिन ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होगा, CO2 होगी ज्यादा मात्रा में। एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी। इसमें क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट देखा जाता है। सेम एज इट इज ये प्रोसेस यहां पर होगा। CO2 का हाई कंसंट्रेशन है ब्लड कैपिलरी के अंदर, तो ये मूव करके इधर आ जाएगा। ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन है तो ये इधर मूव कर जाएगा। CO2 एल्वियोलस के अंदर आ जाएगी और ऑक्सीजन कहां चली जाएगी, ब्लड कैपिलरी के अंदर चली जाएगी। जैसे ही CO2 एल्वियोली के अंदर आई तो सारी CO2 कलेक्ट करके हम लोग इसको नॉस्ट्रल से बाहर निकाल देते हैं। ये है प्रोसेस जिसको हम लोग रिस्पिरेशन कहते हैं। ये प्रोसेस एक्सटर्नल रिस्पिरेशन में आता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। यानी लंग्स से जब CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है ब्लड कैपिलरी में, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। इंटरनल रिस्पिरेशन कहां होता है, वो आपका जब ये आप देख रहे हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन ब्लड से फ्लो होकर टिश्यू तक पहुंचती है, तो जो प्रोसेस सेलुलर रिस्पिरेशन जिसे कहा जाता है टिश्यू में होता है, वो प्रोसेस इंटरनल रिस्पिरेशन में आ जाता है। वहां पर भी एक्सचेंज होता है क्योंकि हर टिश्यू को देना होता है ना ऑक्सीजन। जो ब्लड में जाएगी वो कहां जाएगी, बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, हर टिश्यू हर सेल तक पहुंचाना होता है, और वही सारी सेल्स में ये प्रक्रिया होगी एनर्जी फॉर्मेशन की। सारी कोशिकाएं जो मिलियन बिलियन सेल्स हैं बॉडी में, वो सारा काम करेंगी ऊर्जा प्रोड्यूस करने का, एनर्जी बनाने का। तो यही प्रोसेस है। तो आप सिंपल सा आप समझ लीजिए कि हम लोग सांस क्यों लेते हैं या रिस्पिरेशन क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। ऊर्जा प्रोड्यूस करनी होती है, ऊर्जा बनानी होती है, जिससे हम काम कर सकें, बोलें, चले, उठे, बैठे, दौड़े, अपने काम करें। उसमें ऊर्जा लगती है, और उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारी मिलियन बिलियन सेल्स बॉडी की काम करती हैं, सभी के माइटोकॉन्ड्रियाज वर्क करते हैं और ये ऊर्जा निर्माण करते हैं। इस पूरे प्रक्रिया में श्वसन, इसीलिए ये जो पूरा रिस्पिरेशन सिस्टम है यही है। अब इन 8 पॉइंट्स को हम एक एक करके सिस्टमेटिक ढंग से आपको समझाने वाले हैं, आप ये भी समझ लीजिएगा। तो देखिए, जो नेसल कैविटी है दोस्तों, सबसे पहले नेसल कैविटी, आई होप समझ गए होगे आप। अभी तक मैंने जितना भी कुछ बोला है सब रिकॉर्ड में रहेगा और काफी इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आप नोट करेंगे अपनी अपनी लैंग्वेज में। आप छोटे नहीं हैं आप लोग दोस्तों, आप नोट जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, कभी कोई इससे प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले नेसल कैविटी की। तो नेसल कैविटी आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है नेसल कैविटी। तो नेसल कैविटी में इंटर हुआ, मैंने प्रोसेस बता दिया, लेकिन मैं ये 8 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, एक दूसरे से कोरिलेट करने जा रहा हूं कैसे क्या है। इसके बाद फेरिंक्स, इनको अगर हम देखें तो सब मैं इनका जो जितने भी ये लिखे हुए हैं आपके सामने, इनको मैं मेंशन कर रहा हूं शॉर्ट में, यहां पे इस तरफ बना दे रहा हूं, आप यहां पे देख लीजिएगा। तो नेसल कैविटी, इसको हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं एनसी। नेसल कैविटी से आगे बढ़ेंगे तो आगे आता है हमारा फेरिक्स। फेरिक्स यहां पे इस जगह पे, दिस इज द पार्ट ऑफ फेरिक्स, ये फेरिक्स होता है। और फेरिक्स जो है ये हमारा नेसल कैविटी से जुड़ा हुआ एक चैम्बर है।
इसके बाद स्वर यंत्र जिसे हम कहते हैं लैरिक्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ट्रैकिया आ जाती है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ब्रोंकाई आ जाते हैं, ब्रोंकाई आ जाते हैं। इसके बाद फर्दर आगे लंग्स, और देन हमारे एल्वियोली, और देन हमारा हार्ट ह्यूमन बीइंग का। अब दोस्तों एक चीज आप समझ लीजिए, हार्ट का यहां पे क्या रोल है, तो वो आप समझिए। हार्ट ब्लड को पंप करता है, और पंप करके जो दो टर्म में यूज करूंगा, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिली हो उसे हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये भी अब नोट कर लेना सारा कुछ जो मैं बोलूं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, जिसमें ऑक्सीजन होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, जिसमें CO2 होती है। द मेजर डिफरेंस इज दैट। तो ऑक्सीजनेटेड हार्ट का काम ये है पंप करना, दिस इज जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन। पढ़ाऊंगा मैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आपको हार्ट के बारे में, लेकिन अभी यहां पे क्या है जो कोरिलेट करता है हमारे इस रेस्पिरेशन को। कभी आपने नोटिस किया है कि जितना जल्दी हम सांस लेते हैं उतनी तेज हमारा ब्लड भी फ्लो होने लगता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा BMR रेट वो भी बहुत इंक्रीज हो जाती है। आप दौड़ के देखिए, जितना आप दौड़ेंगे जितनी तेज आपका हार्ट भी धड़कने लगता है तेजी से, क्योंकि हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना और पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट करना, हर एक सेल हर एक कोशिका तक पहुंचाना। अब यहां पे क्या है, जो ब्लड आता है हमारे लंग्स के ऊपर वो होता है डीऑक्सीजनेटेड। पूरी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको लेकर ब्लड यहाँ पे आता है, और यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन प्रोसेस से। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां से ले जाया जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ छोड़ दिया जाता है, जिससे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की CO2 निकलकर हमारे लंग्स में आ जाती है, और लंग से ऑक्सीजन निकलकर हमारे ब्लड में चली जाती है, और ब्लड उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर लेता है और पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट करता है। यही प्रोसेस है पूरा का पूरा। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई समझने में कोई समस्या हुई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम संरचना देखें, इन पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे या मैं समझाता रहूंगा, आप नोट भी कर सकते हो, क्योंकि मैं सारा कुछ समझा चुका हूं। सब कुछ समझना होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप समझ आधारित पढ़ाई किया करिए, रटने का चक्कर में मत पड़िए। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जिसे हम मानव श्वसन तंत्र कहते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत घटक है, लेकिन सबसे पहले नेसल कैविटी से बात कर लेते हैं। तो श्वसन तंत्र में हवा के प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है। नाक से हवा जाती है, और नाक में रोम छिद्र होते हैं, नाक में आपने देखा होगा बाल भी होते हैं, और ये हेयर्स करते क्या है कि जो बाहर से कुछ पार्टिकल्स आते हैं, या कोई कोई वैसी चीज घुस गई, मान लीजिए थोड़ा सा मैक्रो मॉलिक्यूल है, कोई फॉरेन एनिमल पार्टिकल है, कोई छोटा मोटा कीड़े हैं, वो जाने से रोक लेता है उसको। उसके बाद नाक में आपने देखा होगा वैक्स या जो म्यूकस सीक्रेट होता है उसको हम, तो वो भी आपने देखा होगा, जिसको आप कहते हो म्यूकस के फॉर्म में, वो बाहर की मिट्टी को गंदगी को चिपका लेता है, इससे फ्रेश एयर अंदर जाए, साफ हवा अंदर जाए। ये पहली झिल्ली की तरह काम करता है। दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ फिल्ट्रेशन। तो ये फिल्ट्रेशन की फर्स्ट लेयर होती है, हवा को फिल्टर करता है और नम बनाता है। म्यूकस होता है, गंध के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को रखता है। इसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। मनुष्य के ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मेड्यूला ऑब्लांगेटा इस रेस्पिरेशन में हमारे जो गंध होती है उसको जानने के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि मेड्यूला ऑब्लांगेटा ही ऐसे रिसेप्टर्स को कैच कर पाता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को। वो बताता है कि ये गंध कैसी है, ठीक है, अच्छी है या बदबूदार है, किस प्रकार की है, वो आपको एहसास कराएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे रिसेप्शन, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, फेरिक्स या ग्रसनी जिसे हिंदी में कहते हैं। हवा और भोजन दोनों के लिए सामान्य मार्ग होता है। ये एक बीच का पार्ट है जिसमें हवा और भोजन दोनों के लिए सामान्य मार्ग है। भोजन को वायु मार्ग में प्रवेश करने से रोकने के लिए एक चीज यहां पे मैंने बताई थी आपको, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेज बोन होती है जो ढक्कन की तरह काम करती है, खुलती और बंद होती है, ये मैंने बताया था, जिससे कि खाना हमारी श्वास नली में जाने से रुकता है। स्वर यंत्र जिसे लैरिक्स कहते हैं, इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। और ये एक चीज आप समझ लीजिए,
भाषण उत्पादन मतलब कि बोलना, ठीक है, जिसके लिए वोकल कार्ड को रखता है। वोकल कार्ड होते हैं ऐसे, और इनमें कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, यहाँ गले में जहां वॉइस बॉक्स के नीचे ऐसे लगे होते हैं, तो कंपन होता है। और आपको पता है कि जो कंपन से ही आवाज निकलती है, चाहे कोई भी, कहीं भी आप देख लीजिए, आप गिटार बजाते हैं तो कंपन करते हैं, आप बांसुरी बजाते हैं उसमें भी कंपन होता है हवा में, आप कोई भी संगीत कहीं से भी आवाज निकलेगी, मैं अगर किसी भी चीज में ठोकूंगा भी उसमें भी कंपन से ही आवाज निकलेगी, क्योंकि वही एक मीडियम में ले जाती हैं वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस जो है ये हमारी एक माध्यम के थ्रू ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये यहां पर भी वाइब्रेशन होता है और उत्पादन के लिए वोकल कार्ड के लिए जिम्मेदार है। श्वास नली, जिसे हमने ट्रैकिया भी कहा था, जो मुख्य वायुमार्ग को स्वरयंत्र को ब्रोंकाई से जोड़ता है। ब्रोंकाई ऐसे मैंने बताया था पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको जोड़ता है वहां से। अपने आकार को बनाए रखने के लिए उपास्थि से प्रबलित है। उपास्थि मतलब वही छल्ले मैंने बताए थे, कार्टिलेज बोन के छल्ले होते हैं जो पूरे नहीं होते, इनकम्प्लीट होते हैं, आगे आगे साइड पे होते हैं, तो उससे ये फोल्ड नहीं होती, मैंने आपको बताया था। इसके बाद देखिए ब्रोंकाई, जिसे मैंने कहा था श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है, बाइफरकेट हो जाती है। तो जब श्वास नली दोस्तों बाइफरकेट हो जाती है, मैं आपको समझा देता हूं, इसमें देखिए, जब श्वास नली जब ऐसे आती है और ऐसे बाइफरकेट होती है, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है, जब श्वास नली दोस्तों बाइफरकेट होती है तो इसी को हम लोग कह देते हैं ब्रोंकाई। दिस इज वन ब्रोंकाई एंड दिस इज द सेकेंड वन। तो श्वास नली की दो मुख्य शाखाएं जो प्रत्येक फेफड़े तक जाती हैं, आगे छोटे ब्रोंक्यूल्स में विभाजित हो जाती है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, आगे चलकर वो छोटे ब्रोंक्यूल्स में विभाजित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, सेव कॉपी, ओके, ओके, अपलोड, ओके, चलिए। तो हम अभी एक्सप्लेन कर रहे थे आपको, तो ब्रोंकाई आप समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तो थोड़ा सा फेफड़ों के बारे में भी जान लेते हैं। लंग श्वसन तंत्र के प्राथमिक अंग, मैंने बताया था कि दीज आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सुरक्षात्मक रिब पिंजरे से घिरा हुआ होता है, रिब्स होती है जिसे हम पसलियां बोलते हैं, दोनों तरफ आपने देखा होगा। हवा और रक्त के बीच गैस विनिमय का जो स्थानांतरण होता है, लंग्स में ही ब्लड कैपिलरीज का पूरा जाल होता है और उन्हीं में गैसियस एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। इसके बाद एल्वियोली, फेफड़ों के भीतर छोटी हवा की थैली होती है, रक्त प्रवाह के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में जिम्मेदार होती हैं डिफ्यूजन प्रोसेस से। श्वसन प्रणाली के कार्य अगर हम एक बार में देखें, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बाकी मैं इसका डाल भी दूंगा टेलीग्राम चैनल पे भी और साथ में हमारे पेज पे भी डाल दूंगा। स्लोली स्लोली सारे पढ़ा दूंगा आपको, अल्टरनेट चलेगा बैच, लेकिन आप विजिट कर लेना पेज में तो आपको सारे लेक्चर एक साथ मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा। श्वसन प्रणाली के कार्य, सांस लेना फुसफुसी वेंटिलेशन के रूप में भी जाना जाता है, ये श्वसन प्रणाली के कार्य हैं, आप देख लीजिए। तो सांस लेना फुसफुसी वेंटिलेशन के रूप में भी जाना जाता है, इसमें ऑक्सीजन का सांस लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को सांस छोड़ना शामिल है। सब कुछ मैं बता चुका हूं, इसमें कोई ऐसा बिंदु नहीं जो मैंने नहीं बताया। एक पॉइंट केवल आपको समझना है जो मैंने अलग से इसमें बताया हुआ है, देखिए गैसीय विनिमय फेफड़ों के भीतर एल्वियोली में होता है, ऑक्सीजन रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हटा दी जाती है। आपको केवल ये वाला पॉइंट और ये दो पॉइंट आप ध्यान दीजिए। एसिड बेस संतुलन का विनिमय, एक तो ये कार्य होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करके श्वसन प्रणाली शरीर के पीएच को संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, पीएच आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो एसिड और बेस के लिए पीएच रिस्पॉन्सिबल पीएच मीटर से हम लोग चेक करते हैं। 7 न्यूट्रल होता है, 7 के नीचे आते हैं तो एसिड होता है और 7 के ऊपर जाते हैं पीएच स्केल में तो वो हमारा बेसिक होता है। स्वर यंत्र और स्वर रज्जु आवाज उत्पादन में सक्षम है। घ्राण नाक गुहा में, घ्राण जो होता है, घ्राण ग्रंथियां होती हैं जो गंध की भावना के लिए जिम्मेदार होती हैं, गंध को समझने के लिए जिम्मेदार होती हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे ब्रेन में होता है जो रिसेप्ट करता है और बताता है कि किस प्रकार की ये गंध है।
कुछ विकार या जो रोग होते हैं वो आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिए, अस्थमा बहुत कॉमन डिजीज है। आजकल इतना पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन, देखिए कि ये डिजीजें जो है ना ये सब कॉमन हो चुकी हैं। पीसीओडी, अब ये भी देख लीजिए, है सीओपीडी भी बहुत कॉमन हो चुकी है। तो ये अस्थमा, ये निमोनिया, तपेदिक, इनको थोड़ा एक बार समझ लीजिए। देखिए, अस्थमा वायु मार्ग, जहां से हमारी सांस लेते हैं, नेसल कैविटी से लेकर हमारे लंग्स तक वायु मार्ग की सूजन और संकीर्णता की विशेषता वाली एक पुरानी स्थिति, जिसके कारण घरघराहट और सांस लेने में कठिनाई होती है, ये अस्थमा का होता है। फिर आपने देखा होगा अस्थमा के लिए बहुत सारा डिफरेंट टाइप के हमारे दवाइयां भी चलती हैं। देखा होगा वो पंप भी लोग लेते हैं ना, हाँ वो भी। ओके, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी, इसमें क्या है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जो ब्रोंकाइटिस मैंने शब्द आया है तो आप समझ जाइए वो श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। अगर कभी ऐसा शब्द आ जाए, पल्मोनरी शब्द आ जाए, श्वसन से रिलेटेड है। वात स्फीति सहित प्रगतिशील फेफड़ों की बीमारियों का एक समूह जो वायु प्रवाह को सीमित कर देता है। दरअसल ये ब्रोंकाइटिस ब्रोंकियल से रिलेटेड है। हम हवा जितनी एक बार में सांस लेते हैं उसको वो कम कर देता, आप थोड़ी ही सांस ले पाओगे और जल्दी जल्दी लोगे। तो ये भी एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है। निमोनिया, एक संक्रमण जो कि एक आपको पता ही होगा कि ये बैक्टीरिया से होती है। एक संक्रमण जो एक या दोनों फेफड़ों में वायु थैली को सूजन देता है, जिसके कारण खांसी, बुखार और सांस लेने में कठिनाई होती है। बच्चों में निमोनिया देखा बहुत जल्दी हो जाता है। तो निमोनिया माइकोबैक्टीरियम निमोनी से फैलता है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल डिजीज है ये। ऐसे ही तपेदिक या टाइफाइड जिसे हम कहते हैं, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये भी फेफड़ों को प्रभावित करती है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। इसमें हैवी बुखार होता है, टाइफाइड फीवर जिसे आपने सुना होगा। तो ये भी हमारी कुछ इससे रिलेटेड कुछ बीमारियां थी। तो दोस्तों, आई होप इसमें आपका कोई प्रश्न अब छूटेगा नहीं, मैंने लगभग कवर कर लिया है। स्लाइड इज अब कंप्लीटली फिनिश्ड। तो बताइएगा कैसा लगा है, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि कोई प्रश्न छूटा है तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि सीखते रहना चाहिए। मैं भी सीखता रहता हूँ आप लोगों से। अब बहुत सारे लोग बहुत मुझसे पढ़े लिखे होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। अगला लेक्चर मैं नेक्स्ट डे लूंगा। आज के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।